हमारा मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, उस समय धीरू भाई अंबानी थे, वो मेरे ऊपर बहुत नाराज हुए थे, मैंने उनका टेंडर रिजेक्ट किया था, पर उनका मेरे ऊपर प्रेम भी था। और जब वो टेंडर रिजेक्ट किया था वो 3600 करोड़ का था, और जब लोवेस्ट आए थे, 3 टेंडर आए थे, उसमें वो लोवेस्ट है। तो मैंने उस समय हमारे मुख्यमंत्री जी को कहा कि ये 3600 करोड़ ज्यादा कॉस्ट होती है, अगर 1800 करोड़ तक वो निगोशिएट करके करते तो देना चाहिए, नहीं तो नहीं देना चाहिए। मामला विवाद का बना, और जब मुझे बहुत आग्रह हुआ तो मैंने कहा एक काम करिए, मेरा डिपार्टमेंट बदल दीजिए और दे दीजिए कॉन्ट्रैक्ट। आखिर वो रिजेक्ट हो गया। तो मैं धीरू भाई को मिलने के लिए गया था, उनकी नाराजगी दूर करने के लिए। और बाद में ये रोड जो है ये 1600 करोड़ में बना, फिर 18 यानी आज का 1600 करोड़ बच गए, यानी आज के कम से कम 20,000 करोड़ बचे। रोड भी अच्छा बना। तो उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे लगता था कि कभी रोड नहीं बनेगा, पर रोड बना है। तो मेरे ऐसी बात हुई थी, तो मैंने उनके साथ शर्त लगाई थी। तो बोले मैं हार गया, तुम जीत गए। बोला नहीं नहीं धीरू भाई, आप मेरे पिता समान हैं, आप ऐसा मत कहिए। और बाद में वो बहुत खुश हुए, रोड बनने से उनको बड़ा अच्छा लगा। तो मुझे लगता है अभी झोजिला टनल की यही हुई कि 4 बार टेंडर हुआ था और उसकी कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट 12,000 करोड़ थी। हमारे अधिकारियों ने सबने मेहनत की, एसोसिएशन करके ऑर्गेनाइज उसके साथ बैठे, टेक्निकल फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन बदले, और आपको आश्चर्य होगा कि अब 70-75% काम हुआ है और एक ही प्रोजेक्ट पर 4,500 से 5,000 करोड़ की बचत हुई है। टू सेव मनी इज टू अर्न मनी। तो पहली बात तो कॉस्ट, क्वालिटी अच्छी बनाते हुए कॉस्ट को कम करने में आप लोग विशेष प्रायोरिटी दीजिए। हम गोवा में एक ब्रिज बना रहे हैं और वो केबल स्ट्रेट ब्रिज है जुआरी नदी पर, बहुत सुंदर ब्रिज बना है। तो मैंने उनको कहा इसके ऊपर हम लोग एक व्यूअर गैलरी बनाएंगे और 500 रुपए का टिकट निकालेंगे। तो 500 रुपए का टिकट देंगे तो रोज गोवा में 2 लाख टूरिस्ट आते हैं, तो कम से कम 1.5 लाख लोग आएंगे, क्योंकि ऊपर से पूरा गोवा और समुद्र दिखता है। मैं हमारे डिपार्टमेंट में बहुत कहता रहा, पर एक बात है कि सरकार में तुमने पैसे बचाए तो कोई सर्टिफिकेट देता ना कोई धन्यवाद देता। तो मैंने बहुत बार कहा और कन्विंस करते करते तंग होके मैंने कहा तुम छोड़ दो, मैंने गोवा सरकार को दे दिया और गोवा सरकार वो प्रोजेक्ट कर रही है और गोवा सरकार उसमें से बहुत पैसा कमाएगी। अब वो टेंडर निकाला उन्होंने। तो रोड का काम करते करते समय इनोवेटिव मॉडल से हम अगर पैसा मिल सकता है तो उसको मिलाना चाहिए। 2 चीजें इस डिपार्टमेंट में बड़ी त्रस्त करती है। एक है डीपीआर बनाने वाले, अब क्या शब्द उपयोग करूं, इतनी घटिया क्वालिटी के काम करने वाले मैंने जिंदगी में कोई लोग नहीं देखे। मेरी बात और शब्द वैसे के वैसे उनके पास पहुंचा देना। हर जगह पर कोई घर में बैठ के गूगल पे देख के डीपीआर बनाते हैं। एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और उसमें एक्सीडेंट होने के कारण बहुत सी जगह पर फ्लाईओवर की जरूरत है, वो नहीं करते। तो परफेक्शन इन डीपीआर ये बहुत आवश्यक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि डिजाइन्स में और क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज न करते हुए 101% परफेक्ट डीपीआर बने। देखिए ये अच्छा है क्या कि देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते, 1.5 लाख मौतें होती है, देश का 3% जीडीपी का नुकसान होता है, 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं। और मैं तो समझता हूं कि जैसे यज्ञ में बलि देते समय वो ऐसी प्राणी को देखते जो बेचारा कुछ नहीं बोलता, वैसे ही कोई भी एक्सीडेंट हुआ तो ड्राइवर की गलती है। देखिए मैं आपको बताता हूं, मैं माइन्यूट से देखता हूं, बिल्कुल माइन्यूटली मैंने देखा है। बहुत बार गलती जो है वो रोड इंजीनियरिंग की है। आप जो रोड बना रहे हैं उसमें जो रोड इंजीनियरिंग में आप रोड बनाते समय एक्सीडेंट नहीं हो इसकी चिंता करिए। मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, 4 जगह पैर टूटा था, कितने लोग मर रहे हैं। 18 से 34 वयोगट में करीब 60% लोग मर रहे। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, क्या देश के लिए अच्छा है? क्या हम लोग ये ब्लैक स्पॉट्स के बारे में ये हो नहीं हो
इसके लिए एज ए इंजीनियर सू मोटो आप कुछ काम कर सकते हैं? मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि रोड इंजीनियरिंग के कारण एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, इस बात को आप जरूर देखिए। और निश्चित रूप से अगर आपने ये किया तो अनेक लोगों की जान बचेगी और उसका दुआ आपको मिलेगा। हमारे देश में पैसों की कोई कमी नहीं, हमारे डिपार्टमेंट नहीं है, पर मैं आपको एक बताता हूं कि जो ग्रोथ रेट है वो अगर मल्टीप्लाई करना है तो सरकार के पैसे से तो काम करेंगे ही, पर पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे। मुझे याद है कि मैं इस देश में बीओटी का जन्मदाता हूं। जब पहला हाईवे मैंने बीओटी पर थाने भिवंडी बाईपास किया था तो असेंबली में अपोजिशनल लीडर ने कहा कि आप अगर रोड बीओटी में कर रहे हैं तो सरकार भी बीओटी पर चलाने के लिए क्यों नहीं देते। बहुत लोग नाराज थे, पर अब सब बीओटी कर रहे हैं। हाइब्रिड एन्युटी आया, बीओटी आया। अभी आपको मैं विश्वास के साथ बता दूं, मथुरा में मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री था और वहां जब वहां के 90 mld स्लज को शुद्ध करने का प्रोजेक्ट था तो मैंने सुझाव दिया कि हाइब्रिड एन्युटी में करेंगे। तो मेरे सेक्रेटरी ने कहा सर ये संभव नहीं है। मैंने बोला टेंडर निकाल के देखो, नहीं होगा तो हम फेल हो जाएंगे, ट्राई तो करके देखो। हमने हाइब्रिड एन्युटी में टेंडर निकाला, त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी आई और मथुरा का भी प्रोजेक्ट चल रहा है। 90 mld स्लज से शुद्ध पानी निकलता है। पानी मथुरा में इंडियन ऑयल की रिफाइनरी यूज करती है। वो 25 करोड़ साल का शुद्ध पानी इरिगेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश से लेते थे, उसके बजाय उनको केवल 20 करोड़ में पानी मिला और ये 20 करोड़ त्रिवेणी इंजीनियरिंग को मिलते हैं और केवल 40% सरकार ने दिए और 60% पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में जो एंटरप्रेन्योर था उसने लाए और प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में भी पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट संभव है। रोड में तो कोई प्रश्न ही नहीं है। तो अब आने वाले समय में अब परिस्थिति बदल गई है, कॉन्ट्रैक्टर भी स्ट्रांग हुए हैं। तो बीओटी और पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करने के लिए बीओटी में भी हमें सोचना होगा। कभी कभी कोई बातें आउट ऑफ बॉक्स होती है,